हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ आइडिया बाय सीमा शर्मा। हमने केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज उस प्रैक्टिस सेशन का डे 12 है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे मोस्टली सभी टॉपिक्स से जो टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपके पास सिंप्लीफिकेशन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 होल 1/5, 3 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/12। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। अब देखिए बोर्ड मास रूल को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनर ब्रैकेट हमारे पास है ये वाली, जो आपके पास राउंड ब्रैकेट है। तो हमने क्या किया, देखिए पहले इस स्टेप को सॉल्व करते हैं बिकॉज ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 आएगा आपके पास। 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 ज़ा 1, देन यू विल गेट 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स 1/2 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस 1/12। अब 1/12 है, अब आप क्या ले लेंगे इसका एलसीएम 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 माइनस 1, देन यू विल गेट 5/12। दैट मीन्स इनर ब्रैकेट को सोल्व करके आपका आ गया 5/12। फिर आप लेंगे ये वाली टर्म आपके पास आएगी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2, 5/2 माइनस 5/12। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अगेन, 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 30 माइनस 5, देन इट विल बिकम इक्वल्स टू 25/12। Now you have to solve it with 3 1/3। अब 3 1/3 जो है इसको लेके आएंगे आप, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3। तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी 10/3 माइनस 25/12। अगेन टेक द एलसीएम 12, 3 4 ज़ा 12, दैट मीन्स 40, 40 माइनस 25, देन यू विल गेट 15/12। 15/12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। नाउ यू हैव ओनली वन टर्म लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज 21/5 माइनस आपके पास जो टर्म आई है सॉल्व करने पर 5/4। टेक द एलसीएम, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यू विल गेट 84 माइनस 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, then you will get 14 minus 5 is 9। अगेन यहाँ पर आपके पास रहेगा 7, 7 minus 2 is 5, 59/20 is your answer। So your option number 1 is correct। This is the question from simplification। Now our next question is the volume of a right circular cone whose radius of the base is same as 1/3 of its altitude। अब देखिए इसमें अगर हम कोई भी कोन लेते हैं, अगर आपने कोई भी कोन लिया, क्या कह रहे हैं कि हुज रेडियस ऑफ द बेस है, जो रेडियस होगा इस बेस का, इसके बेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 1/3 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या है, उसकी हाइट है। अगर एल्टीट्यूड h है तो जो रेडियस होगा वो क्या आएगा आपके पास, 1/3 ऑफ इट्स हाइट। दैट मीन्स जो हाइट है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स आर, 3 टाइम्स रेडियस। एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आर इक्वल। अब एक हमारे पास क्या है, स्फीयर है, ठीक है, दोनों के जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, इक्वल है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, कैपिटल आर क्यूब, इसमें हमने रेडियस लिया है स्मॉल आर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन है, कौन का वॉल्यूम ये होगा और स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है और जो आपके पास कोन का वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल है। स्फीयर का वॉल्यूम हमने लिया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू, जो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस वन। अब हमारे पास उन्होंने जो रेशो बोली है, रेशो बोली है रेडियस ऑफ द कोन, मींस रेडियस ऑफ द कोन की रेशो किससे निकालनी है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर से, इससे निकालनी है।
दैट मीन्स हम h को रिप्लेस कर देंगे r से, h को रिप्लेस कर देते हैं हम r से, तो क्या होगा देखिए, यहीं पर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। h को रिप्लेस कर दिया हमने r से, दैट मीन्स 3r। यहाँ पर जस्ट मैंने जो h की वैल्यू थी वो सब्सटीट्यूट कर दी, ये सेम रहेगा आपके पास। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, नीचे जो 3 है उससे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कैपिटल आर क्यूब, देन इट विल बिकम ऑल्सो इक्वल्स टू 3 कैपिटल स्मॉल आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू में आर क्यूब, देन वट यू विल गेट 4/3। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कोन। अब देखो ये भी ध्यान रखना होता है कि पहले किसकी रेशियो निकालनी है, कोन, फिर आपको निकालनी है स्फीयर। तो कोन की रेशियो यहाँ रखी हमने, अपॉन में हमने क्या लिया, ये जो स्फीयर की रेशियो है, क्यूब है दोनों। अब क्यूब है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर क्या बन जाएंगे, क्यूब रूट बन जाएंगे। सो द रेशियो ऑफ the radius of cone and sphere will become this one. So our option number D is our correct option. Now next question is, if the difference between CI and simple interest principal of rupees 25,000 for 2 years is this, means हमें क्या given है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं टॉपिक वाइज में। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे दिया वो आपको दिया है 6,250 रुपीज़। अब हमें पता है देखिए टाइम जो है वो है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का टाइम है। 2 ईयर्स के लिए इसके एक शॉर्ट ट्रिक होती है, पी r/100 होल स्क्वायर। अगर 2 ईयर्स के लिए होता है तो जो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वो आपके पास ये आएगा, विच इज इक्वल्स टू 6,250। प्रिंसिपल हमें गिवन दिए रखा है 25,000 है, इंटू आर स्क्वायर रेट हमें फाइंड आउट करना है, 100 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 10,000 विच इज इक्वल्स टू 6250। देन व्हाट यू विल गेट, यू विल कैंसिल आउट दीज 3 zeros, देन 5 5 25, 5 2 10, अगेन 5 से इसको भी कट करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25 0, देन यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1250 इंटू 2। अब देखिए आर स्क्वायर है, हमें क्या लेना होगा, इसका स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि 1250 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 6 12, 2 2 4, 1 2 5 10, देन 25 25 625, अगेन 25 1 25। तो देखिए ये जब आप ओपन करेंगे तो ये ओपन करने पर आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2। तो आपने देखा पेयर बन गए हैं, 25 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2। तो आपके पास जब स्क्वेयर रूट ओपन करेंगे, अब ये तो आपके पास आर स्क्वेयर ही है, लेकिन जब आप स्क्वेयर ओपन करेंगे तो क्या होता है, स्क्वेयर रूट लेना होता है आपको। तो ये पेयर्स जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 2 इंटू 25, दैट मीन्स इक्वल्स टू 50। सो योर आंसर इज 50%. Now next question is, the table given below shows the number of goals scored by 5 teams in 2 matches. हमें जो फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। किस किस की रेशो फाइंड आउट करनी है, ये आपको टीम दे दी गई है, F1 F2 F3 F4 F5 टीम्स हैं। उन्होंने मैच 1 खेला है, मैच 2 खेला है, ठीक है, और उन्होंने जो जो स्कोर्स रन किए हैं वो आपको दे दिए कि मान लो F1 टीम ने मैच 1 में 24 स्कोर्स किए हैं, F1 टीम ने मैच 2 में 18 स्कोर किए हैं। तो ऐसे स्कोर गिवन दे दिया आपको। फाइंड आउट क्या करना है हमने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय F5। सबसे पहले हम निकालते हैं किसके, F5 के स्कोर। अब F5 के स्कोर हमारे पास ये हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करने पर इनके जो स्कोर हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 30, दोनों को प्लस कर लिया हमने। उसके बाद हमें स्कोर निकालने हैं F1 के। F1 के स्कोर दोनों को प्लस करोगे, दोनों को प्लस करने पर ये आपके पास आ जाएंगे 42, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, रेशो निकालनी है। रेशो पहले किसकी निकालनी है, F5 की। दैट मीन्स F5, ये बहुत ध्यान रखना है कि F5 पहले लेना है या फिर F1। नीचे लिख दिया हमने 42, 3 से कट किया हमने, देन 2 से कट कर देते हैं, 2 5 10, 2 7 14, देन यू विल गेट द आंसर 5:7, ऑप्शन नंबर 1। Now next question is,
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन वोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मीन्स जो टोटल वैलिड वोट्स थे उसमें से जो 60% थे, वैलिड वोट्स का 60%, उसमें इलेक्शन होता है। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन वोट 60% ऑफ द टू वैलिड वोट्स, मतलब एक को कितने परसेंट मिल गए, 60% मिल गए वैलिड वोट्स के, और जो 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड, और जो वैलिड वोट्स हैं वो जस्ट 90% ही हैं टोटल वोट्स का। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 12,000, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स 12,000 है, अब देखिए हमारे पास फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट। मीन्स जो इलेक्शन हुआ है वो दो कैंडिडेट्स के बीच में हुआ है। अब एक कैंडिडेट का तो हमें पता है कि एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का जस्ट 60% मिला है, बट जो सेकेंड कैंडिडेट था इलेक्शन में उसको कितना मिला, ठीक है, वैलिड वोट्स का ही निकालना है कि उसको कितने वोट्स मिले, वोट्स निकालने हैं, परसेंटेज भी नहीं निकालना, वोट्स निकालने हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले, अब सबसे पहले हमें पता है टोटल वोट्स पता है, ठीक है, टोटल वोट्स हमें कितनी दे दी है उन्होंने, 90% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हमें 12,000 दिए हैं, ठीक है। अब जो वैलिड है, जो हमारी वैलिड वोट्स हैं, वैलिड कौन कितनी है, 90% जस्ट, तो 90% ऑफ दिस निकाल लोगे 12,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 9 108 20, दैट मीन्स 10,800 जो वोट्स हैं वो वैलिड हुई। 12,000 टोटल वोट्स थी, लेकिन जो वैलिड रही वो जस्ट 10,800 रही। अब हमें क्या निकालना है, जो फर्स्ट मान लो इलेक्शन टू पर्सन के बीच में हुआ, टू कैंडिडेट्स के बीच में हुआ, एक कैंडिडेट को तो 60% मिले हैं, वन कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, बट सेकेंड को कितने मिलेंगे। अब ये देखिए आपके पास जो टोटल, अगर हम परसेंटेज देखते हैं वो 100 होता है, अगर फर्स्ट को 60% मिल गया है तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, दैट मीन्स जो वैलिड वोट्स हैं उसका 40% ही तो मिलेगा। ये हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड्स अप्लाई करेंगे, मींस माइनस करके पहले ही आप रख लेंगे कि 40% आएगा। तो अब आपके पास 10,800 का क्या लेकर चलेंगे आप, 40%। 40% लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 8 4 32, मीन्स पीछे क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए, मीन्स 2 होना चाहिए, और एक जीरो भी है, एक जीरो होनी चाहिए। तो आपको इतने से ही हिंट लग जाता है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहाँ पर भी देखो 2 आ रहा था, लेकिन हमारे पास जो जीरो बच रहा है ऊपर न्यूमिरेटर में वो 2 जीरोज नहीं बच रहे, जस्ट 1 जीरो बच रहा है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, 4,320 वोट्स। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस एनवीएस ने कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ है कि ये टॉपिक्स आने हैं, तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैं आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कितना स्कोर रहा, आप कौन से टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाकर लेके आऊँगी, सो दैट कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे, और उन्हीं की ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। और अपना स्कोर भी बताइए कि आपके आज स्कोर्स कितने रहे हैं, मीन्स आपने जो भी प्रैक्टिस की है, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, आपका स्कोर कितना रहा। लेट अस डिस्कस अवर दिस क्वेश्चन। अ कार हैज टू ट्रेवल 250 किलोमीटर इन 30 आवर्स। एक कार ट्रेवल करती है 250 किलोमीटर, वो ट्रेवल करती है 30 आवर्स में। इट कवर्स 1/5 पार्ट ऑफ द जर्नी इन 1/6 टाइम। वट शुड बी इट्स स्पीड फॉर द रिमेनिंग जर्नी टू रीच ऑन टाइम। मीन्स देखिए अगर 250 कंप्लीट डिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन उसने जो 1/5 पार्ट है जर्नी का, 1/5 पार्ट जर्नी का क्या मतलब है कि 1/5 डिस्टेंस उसने कवर अप किया, दैट मीन्स 50 डिस्टेंस उसने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो टाइम है, इन 1/6 टाइम, 1/6 टाइम दैट मीन्स टाइम कितना उसने यूज किया है, 1/6, दैट मीन्स 5 आवर्स उसने यूज कर लिए हैं। आवर्स में टाइम हमें दे रखा था, तो यहां से 5 आवर्स उसने यूज कर लिए हैं। अगर उसने 50 किलोमीटर वो कवर कर चुका है, तो रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बच जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा आपके पास 250 में से आप माइनस कर देंगे 50 को, दैट मीन्स 200 किलोमीटर। नेक्स्ट जो टाइम है, रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, 30 टाइम उसके पास टोटल लगाया था, लेकिन वो 50 किलोमीटर जो है वो कवर अप कर चुका है। कितने आवर्स में, 5 आवर्स में, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, 25 आवर्स।
अब वो क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस आपकी बनाए रखी हैं स्पीड डिस्टेंस टॉपिक पर, तो आप वो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम भी है। 200 को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 वन जा 25, 25 एट जा 200, सो यू विल गेट द आंसर 8 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स जो रिमेनिंग उसका जो डिस्टेंस बचा था 200 किलोमीटर, वो कितने में कवर कर देगा, कितने टाइम में, कितने की स्पीड से कवर करेगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स हो जाता है। वट वॉज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, सेलिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। मीन्स अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस में से एसपी को सीपी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, एसपी माइनस सीपी, दिस इज अवर प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड। अब हम कंडीशंस को लेकर चलते हैं। देखिए, अगर हम देखें ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, मीन्स मैंने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। तो जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स होने का मतलब ये हमारे पास प्रॉफिट ही तो था, एसपी माइनस सीपी हमारे पास प्रॉफिट ही तो था। जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। कब हुआ 4 टाइम्स, जब हमने सेलिंग प्राइस को क्या किया, डबल किया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई जो उसने गिवन कंडीशन दी थी। वट वॉज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, हमें ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करके एसपी और सीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो हमने क्या किया, देखिए 4 टाइम्स एसपी माइनस 2 टाइम्स एसपी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास सीपी है, 4 टाइम्स सीपी है, तो आपके पास ये इधर जाएगा 4 टाइम्स सीपी माइनस सीपी, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स सीपी, दिस इज 2 टाइम एसपी। अब जो एसपी है अपॉन में जो सीपी है वो किसके इक्वल आएगा, 3/2। दैट मीन्स हमारे पास जो एसपी की वैल्यू है वो 3 हो गई और सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीपल, रेशो दे दी हमारे पास। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी, कि अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर दें अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। अब आप क्या लेकर चलेंगे, देखिए एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में सीपी, सीपी क्या है आपके पास, 2 इंटू 100, देन यू विल गेट द आंसर 50%, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 50%। सो आवर ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज इज 50। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ piece of task together in 12 days while A alone can do it in 15 days। अब देखिए, जो A एंड B दोनों मिलकर वर्क को कंप्लीट करते हैं वो करते हैं 12 डेज में, और जो A अकेला करता है वो करता है 15 डेज में। तो B अकेला कितने डेज में कंप्लीट करेगा, इन हाउ मेनी डेज द B कैन बी कंप्लीट दिस वर्क, इट कैन बी फाइंड बाय सिंपल 1/12 मीन्स जिसमें जितने टाइम में वो दोनों करते हैं माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम इज 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, देन यू विल गेट 1/60। मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया है कि जो बी है वो कितने डेज में कंप्लीट करता है वर्क को, 60 डेज में कंप्लीट करता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन इज, they start working together but A leaves 10 days before the completion of the work, means complete, सपोज अगर वर्क जो है वो 25 डेज में कंप्लीट होता है, तो जो A है वो 15 डेज के बाद लेफ्ट कर देगा। मीन्स जो लास्ट के जो 10 डेज बचते हैं
उससे पहले वो वर्क कंप्लीट कर देगा, मतलब वो लीव कर देगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से आप समझना। इसका अगर आपको बेसिक चाहिए तो बेसिक की वीडियोस भी मैंने बनाई है, जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन में ही आपको वीडियोस मिलेंगी। मैंने 3 वीडियोस इसकी ऑलरेडी बनाई है टाइम एंड वर्क टॉपिक के, बिकॉज दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनके क्वेश्चन 100% श्योर है कि वो आएंगे। ठीक है, अगर आपका बेसिक नहीं समझ में आया हुआ तो आप उनमें से प्रैक्टिस करिए पहले। मैंने 3 वीडियोस पहले बनाई हैं, तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जो ए है वो लीव कर जाता है, दैट मीन्स जो लास्ट के 10 days थे वो तो बी ने किए होंगे, ए छोड़ गया है, तो दैट मीन्स जो लास्ट के 10 days का जो वर्क था वो कौन करेगा, बी ही करेगा। दैट मीन्स बी ने 10 days में कितना वर्क किया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो 10 days में उसकी ये जो हमारे पास आई है ये एफिशिएंसी आई है, बिकॉज जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पे। तो 1/60 हमारे पास क्या थी, उसकी एफिशिएंसी थी। दैट मीन्स उसने कितना वर्क कितना किया, बी ने वर्क कितना किया, 1/6 ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया बी ने, वर्क डन बाय बी। वर्क जो कंप्लीट किया वो 1/6, जो होल वर्क होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क जो बच गया वो हमारे पास क्या बचा है, 1 में से माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 5/6। अब जो ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क तो दोनों ने साथ में किया होगा, ए एंड बी दोनों ने। अब कितने दिन तक किया इस वर्क को, इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए एंड बी को कितना टाइम लगा, कितने डेज लगे। अब वही चीज देखिए, बेसिक यही है, हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है, कितने डेज लगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वर्क तो हमारे पास आ रखा है, वर्क क्या आया हुआ है हमारे पास 5/6, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें। दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर हम देखें दोनों की एफिशिएंसी क्या है, ए एंड बी दोनों वर्क को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, तो दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, 1/12 हो जाएगी डेज का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी। देन यू विल गेट 5/6 इंटू 12/1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन यू विल गेट 10 days। दिस इज योर आंसर। 10 days में वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इस रिमेनिंग वर्क को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन आर 12, 21 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म। देखिए कभी भी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो 4 टर्म्स होती हैं। ठीक है, यहां पर हम 4 डॉट्स लगाते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, ये रेशो में है। सिंपली आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इज गिवन, सेकेंड इज गिवन, कौन सी फाइंड आउट करनी है आपको, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म को हम एक्स ले लेते हैं, फोर्थ टर्म इज 14। सो व्हाट्स द गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल ऑफ प्रोपोर्शन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to the product of means. So what you have to do, only you have to take the product of extremes is equals to product of means. Then you will get x is equals to 12 into 14 upon 21. Then you will get 3 4s are 12, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 2s are 14. Then what you will get, you will get 8 is equals to x. So you will get the third term which is equals to 8. Now our next question is, the average monthly salary of 30 employees and 5 managers is rupees 80,000. One manager will with salary rupees 1,80,000 is replaced by a new manager. If the average monthly salary now becomes rupees 78,500, then what is the monthly salary of the new manager? अब आप देखिए, अगर हम एवरेज को ऑब्जर्व करते हैं, देखिए पहले एवरेज कितना था 80,000, और बाद में जो एवरेज है वो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया है। बाद में जो हमारे पास एवरेज आया है वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने का मीन्स क्या है, दैट मीन्स जो न्यू मैनेजर आया है उसकी सैलरी मीन्स क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ओल्ड मैनेजर। बिल्कुल, अगर हमारे पास जो नया एवरेज आया है वो कम आया है तो दैट मीन्स जो नया मैनेजर, जो न्यू मैनेजर था उसकी जो सैलरी है वो कम होगी। तो इसकी सैलरी हम मान लेते हैं एक्स,
सपोज न्यू मैनेजर की जो सैलरी है वो एक्स मान लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स द सैलरी ऑफ न्यू मैनेजर। हमने न्यू मैनेजर की सैलरी एक्स मानी। अब न्यू मैनेजर की सैलरी एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस कर देंगे किस में से, जो हमारे ओल्ड मैनेजर की सैलरी थी 1,80,000। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम एवरेज की बात करते हैं डिवाइड बाय 35। देखिए एवरेज टॉपिक पर भी मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरेज पे बहुत वीडियोस हैं, बेसिक टू एडवांस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर। तो वहां पर एक मैंने आपको बताया भी आपके पास एवरेज का डिफरेंस होगा, वही आपके पास किसका डिफरेंस आएगा, उनकी टर्म्स में डिफरेंस आएगा। अगर हम ईच टर्म को कुछ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो क्या होगा, हमारे पास एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, जो हमने मान लो कोई मैनेजर था, जो ओल्ड मैनेजर और न्यू मैनेजर, उनकी सैलरी का डिफरेंस लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास एक एवरेज आएगा, एवरेज हमने निकाला, मान लो 35% है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जो एवरेज का डिफरेंस आएगा। अब एवरेज का डिफरेंस क्या है, 80,000 माइनस 78,500। डन। अब ये 35 आपके पास, बिकॉज ये हमारे पास एवरेज का डिफरेंस है, और ये आपके पास एक टर्म का, ये भी तो एवरेज ही आएगा आपके पास, बिकॉज बाकी जो भी सम बाकी 30 जो इंप्लॉइज थे और जो आपके पास 4 मैनेजर्स थे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आएंगे आपके पास। अगर आप उनका सम लेंगे भी, उनकी जो भी सैलरी होगी उनका सम आप एज इट इज लेंगे, लेकिन जो डिफरेंस बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, जो आपका एक मैनेजर था जो 1,80,000 सैलरी वाला, और जो न्यू मैनेजर जिसकी सैलरी एक्स है, तो डिफरेंस यहीं से ही तो आएगा। ठीक है, और वो डिफरेंस किसको इफेक्ट करेगा, वो डिफरेंस इफेक्ट करेगा एवरेज के डिफरेंस को। तो हमने क्या लिया, जस्ट एवरेज का डिफरेंस ले लिया, और यहां पर जस्ट उनकी सैलरी ही कंसीडर की, शॉर्ट मेथड लगाने के लिए। अदरवाइज ये मल्टीप्लाई कर भी हो जाता, बट वो आपको लेंथ ही पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो हम इसको जस्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, विच इज इक्वल्स टू, अब आप इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 80,000 में से आप 78,500 को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 1,500, एंड ये 35 आपका यहां पर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस एक्स। अब आप इसको क्या करेंगे, 15 इंटू 35, 15 और 35 को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 15 और 35 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट, अब देखिए 5 5 ज़ा 25, यू विल गेट 52,500। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,80,000 माइनस एक्स। तो आप 1,80,000 में से माइनस कर देंगे किसको, 52,500, विच इज इक्वल्स टू एक्स, देन यू विल गेट द सैलरी। माइनस करेंगे 0 0 10 माइनस 5 5, देन 7 2 1, so 1,27,500 will become the salary of the new manager. न्यू मैनेजर की सैलरी आपके पास क्या आ जाएगी, 1,27,500. So option number C is your correct answer. So this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also, and subscribe the channel so that you will get all the notifications for the upcoming videos. Thank you friends.